विविध भारती। देखना रेडियो से होता था, रेडियो के माध्यम से होता था। वो इतनी कल्पना मतलब और उस समय के जो कमेंटेटर होते थे खूबसूरती से चित्र खींचते थे बाकायदा। और एक रेडियो होता था मुंडेर पर, आंगन के मुंडेर पर रख दिया जाता था, कई घरों के लोग आगे कमेंट्री सुना करते थे। बिल्कुल बिल्कुल और परिवार के सदस्य की तरह हुआ करता था रेडियो। बहरहाल हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप रेडियो से जुड़े रहे हैं, रेडियो आपके लिए प्रिय रहा है। हम आपके बचपन की ओर चलते हैं, आपके बचपन से शुरू करते हैं। चाक घाट, रीवा जो आपकी जन्मस्थली है मेरे ख्याल से, तो वहाँ की क्या यादें हैं, वहाँ क्या कुछ आज आप मिस करते हैं? मिस तो मतलब जो चीज़ आप मिस करते हो कभी वापस नहीं आ पाती है, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से बदली है एक समय के बाद कि आप जब वापस अपनी ज़मीन पर जाते हैं तो वो ज़मीन वैसी रही नहीं है जी। वो घर वैसे नहीं रहे, वो सड़कें वैसी नहीं रही, वो आंगन वैसे नहीं रहे, लोग बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, लेकिन इमोशन वही है जी। तो मैं तो अब हमारा हालांकि पूरी कर्म भूमि तो मुंबई है, पिछले कई सालों से घर भी यहीं पे है, लेकिन अभी मैंने पिछले कुछ सालों पहले गांव में घर बनवाया। हमारा घर था, पुश्तैनी घर था। उसके अलावा पिताजी ने घर बनाने की कोशिश की थी जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी को कंप्लीट किया। और सबको लग रहा था कि ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आना जाना तो बहुत कम हो पाता है। जी जी। तो मैंने कहा जब भी आएंगे तो कम से कम ये बहाना तो रहेगा आने का, नहीं तो चीज़ें छूटती जाती हैं। जैसे जैसे आप प्रगति जो है ना, सफलता प्रगति बहुत सारी चीज़ें देती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन भी लेती है जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें छीन लेती है जो आपके ग्रोइंग अप ईयर्स का हिस्सा रही हैं। वो नदी, वो गांव, क्या बात है। तो आप उससे जुड़े रहने के लिए और अपने परिवार को, मेरे बेटे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि वो जाए, देखे कहाँ से आया है। जी जी। और ये फोर्स नहीं है, वो उसकी अपनी इच्छा पे है, और वो अक्सर जाता है और उसको अच्छा लगता है, वो कनेक्टेड फील करता है। तो इसी बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप जब रेडियो की बात कर रही हैं तो मेरे लिए जो विजुअल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मज़ेदार विजुअल है, वो ये है कि हम गांव भी पहले नदी के पास होता था, फिर शिफ्ट होके सड़क के पास आ गया। अच्छा। क्योंकि नदियाँ इंपॉर्टेंट होती थी एक समय में, बिल्कुल। उसके बाद फिर सड़क इंपॉर्टेंट हो गई, तो थोड़ा सा 300 मीटर तो सड़क पे आ गया। तो मेरे पास जो छुटपन का जो विजुअल है वो ये है कि साइकिल पे कई मैंने ऐसे विजुअल देखे हैं कि एक बंदा चला जा रहा है, एक हाथ में रेडियो है और चला जा रहा है। और मुझे इतना अद्भुत लगता था, मुझे लगता था सोचो ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, और इसका साथी, ये हमेशा इसका साथी रहेगा, और वो रहा है। जैसे मेरे बाबूजी के साथ उनका रेडियो रहा है फिलिप्स का, और इतने साल रहा, वो उसका हैंडल टूट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो लगातार गया, वो जीवंत तो रहता है। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता आपकी बातें सुन रहे हैं तो इन बातों से ज़रूर इंस्पायर होंगे कि इसमें जो मेन मुद्दा है वो है जड़ों से जुड़े रहना। कि आप इतनी हाइट पर पहुंचकर मुंबई जैसे महानगर में रहते हुए, फिल्मी दुनिया की चकमक ज़िंदगी में रहते हुए भी अपने गांव को याद कर रहे हैं, वो चित्र खींच रहे हैं, नदी को याद कर रहे हैं, तो हमें बड़ी अच्छी लग रही है ये बातें। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि रीवा आपका जन्म स्थान था, गांव से जुड़े रहे, फिर वहाँ से कर्नाटक कैसे पहुँचे? राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय में आपने पढ़ाई की, हमने जो जाना है आपके बारे में। जी, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ। पिताजी फौज में थे जी।
तो इनिशियल साल गांव में बिताने के बाद फिर मैं उनके साथ जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था उनके साथ घूमता रहा। उसमें सिकंदराबाद था, पचमढ़ी, इलाहाबाद भी वापस आना हुआ, जी जी। अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब उसे होते हुए फिर 5वीं से 6ठी से मैं मिलिट्री स्कूल में बोर्डिंग में दाखिला हो गया, क्योंकि वो मेरे डैडी को लगा कि यही सबसे अच्छा एजुकेशन है जो हम दे सकते हैं। और वो मैं बहुत लकी हूँ कि उसमें एडमिशन हो गया मेरा उस स्कूल में, जी। क्योंकि मैं जो भी आज हूँ, जैसा भी हूँ, स्कूल का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल। मेरे स्कूल का एक अभिनेता के तौर पे, एक इंसान के तौर पे बहुत कुछ दिया है वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के मेरे मेरे सहपाठियों ने। तो वो आपका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में आपके परिवार के बाद होता है। इनफैक्ट परिवार से ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो बोर्डिंग में पढ़े हैं स्कूल उनके का, दोस्तों सही। का होता है बिल्कुल। और टीचर्स का होता है। जी, तो वो था। तो वो मैं मिलिट्री स्कूल में 7 साल मिलिट्री स्कूल में रहा। जी कुमुद जी, ये बातें बड़ी दिलचस्प शुरू हो गई हैं, हालांकि यहाँ से निकलने का जी नहीं चाह रहा है। बस हमें इलाहाबाद की यादें साझा कीजिए। आप इलाहाबाद में रहे तो इलाहाबाद की क्या यादें हैं? इलाहाबाद में पिताजी, इलाहाबाद की 2 तरह की यादें। एक तो जब पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था तो वहाँ पे कैंट में थे हम, और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था वहाँ पे, एक तो वो था। और दूसरी जो याद है वो ये है दादी के साथ अच्छा, कुंभ की। क्या बात है। वो कल्पवास करने जाती थी हाँ महीने हाँ। भर के लिए। उनका हर साल गंगा का के एक किनारे वो था। रहना। हाँ, तो वहीं पे लाल कोठी एक होती थी, वहीं पे वो बसती थी महीने भर, और हम भी चले जाते थे और हम भी उनके साथ रहते थे। और वो ठंड का समय, ओह। और बाप रे बाप वो, और उस समय वो पियरा हम कहते हैं, पुआल, हाँ हाँ। पियरा पियरा जी जी। बिछा पियरा के बिछा के उसका उसके ऊपर दसना। और चादर बिछा दिया। हाँ। तो वो मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स थे जो मैंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताए थे। और उनका वो जब तक सक्षम थी तब तक वो इनवेरिएबली जाती ही थी। बिल्कुल। हाँ। और केंद्रीय मतलब इलाहाबाद में मैंने साइकिल सीखी, कैंची चलाना सीखा। अच्छा। तो कैची। वो, हाँ, वो चलाना सीखा, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो स्कूल कैंट इम्पोर्टेंट है। तो इलाहाबाद तो हर मामले में बहुत सुंदर शहर है मेरे लिए, बहुत ही खूबसूरत शहर है। जी। और इलाहाबाद से चाक घाट जब जाते हैं तो वहाँ का आलू बंडा बहुत मशहूर है, आपने अरे खाया है? बहुत, अरे हमारा गांव है वहाँ तो, वो तो मैं जाता हूँ तो पूरे खानदान के लिए लेके जाता हूँ, और जाऊंगा तब खाऊंगा। बीच में कभी चाक घाट आना हुआ, 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर हमारा गांव है वहाँ से अंदर, जी। तो अब मार्केट तो वही पड़ता है। तो जब भी आते हैं तो वो लेकर के जाते हैं। मेरी माँ को बहुत पसंद था। क्या बात है। मेरी माँ को इमरती बहुत पसंद थी। अरे वाह। इमरती, एग्जैक्टली इमरती नहीं, उसको कुछ और कहते थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वो खोए की बनती थी, ऑलमोस्ट इमरती की तरह ही थी। एक वहाँ पर खोए की जलेबी भी बनती हाँ है। हाँ, वही वही वो खोए की जलेबी, उसको जलेबी की कुछ, शक्ल में, लेकिन काले हाँ, रंग का। काले काले रंग रंग का, का। हाँ। वो मेरी मदर को बहुत पसंद थी, तो वो उनकी फेवरेट थी। उसका कुछ नाम है, अभी मुझे नाम नहीं आता, मावे की लेकिन जलेबी हाँ, अमूमन पर बोलते हैं। वो कुछ कहती थी। अच्छा, कुछ अलग से नाम होगा। या वो कहती थी, लेकिन जैसा कि अभी आपको प्रमाणित हो ही गया कि मुझे ये सारी चीज़ें, नाम, भाव याद रहता है, भाव। जी, लेकिन हम आपसे वो यादें कुरेदते रहेंगे और आपकी यादों को खंगाल कर श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये बातें बड़ी दिलचस्प लगती हैं हमारे श्रोताओं को। क्योंकि जब हम गूगल से बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं तो फिल्मों के बारे में आपकी जानकारी मिल जाएगी, आपने कहाँ एक्टिंग की वो लोगों को मिल जाएगी, लेकिन ये जो बातें हैं वो आपकी ज़बानें ही लोगों तक पहुंच सकती हैं। बेलगाम के बाद आप दिल्ली पहुंच गए? नहीं, भोपाल। अच्छा, बेलगाम के बाद आप भोपाल गए? भोपाल गया। भोपाल में कैसे, क्यों? पिताजी भोपाल में थे उस समय, फौज में थे, और उनका ट्रांसफ़र वहाँ था उस समय। तो मैंने ग्रेजुएशन के लिए फिर भोपाल ही आना था। ग्रेजुएशन के लिए तो मैं भोपाल शिफ्ट हुआ। और तब उसी दौरान पिताजी ने फौज छोड़ दी थी, अच्छा अच्छा। रिटायरमेंट ले लिया। और वो इसमें भाषा संग्रहालय था शायद, वहाँ पे उन्होंने जॉब किया।
और मैंने ग्रेजुएशन हमीदिया कॉलेज से वहाँ पे किया और वहीं पे थिएटर की शुरुआत हुई असल में। सीरियस थिएटर की जो शुरुआत है वो जी जी भोपाल से हुई, जहाँ पे रंगमंडल भारत भवन के साथ भी एज ए कैजुअल आर्टिस्ट जुड़ा। बाहर जो लोग थिएटर कर रहे थे उस दौरान मेरे जो गुरु हैं अलकनंदन, जी जिनकी वजह से मैं मतलब भोपाल में थिएटर शुरू हुआ, उनकी वर्कशॉप से थिएटर जी शुरू हुआ। बंसीदा, बंसी कौल, आलोक चटर्जी, इरफान, अरे वाह बहुत सारी, बहुत बड़ी, जैन देशमुख भाई, मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। सचिन तिवारी वहाँ आए थे जी जी नाटक करने के लिए, इलाहाबाद के मशहूर रंगकर्मी सचिन दा, उनके साथ काम किया करने का मौका वहाँ पे मिला। जी और रंगश्री लिटिल बैले के साथ काम किया मैंने। गुलदी प्रभात दा का जो ग्रुप है रंगश्री लिटिल बैले, जिसका अपना बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, उनके साथ काम किया। तो भोपाल में बेसिकली मेरी जो है ना पूरी जो थिएटर की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है और उससे परिचय है, और अद्भुत नाटकों को देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो रंगमंडल के नाटकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मुझे वहाँ से मिला। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान नाटक भी वहीं देखा था, उससे जुड़ी हुई कोई याद है खास? वो मेरे पिताजी करते थे, फौज में थे, तो वो ये नाटक पृथ्वीराज चौहान की आंखें एक नाटक था जो करते थे, जो मुझे थोड़ा बहुत जो याद है। फौज में कल्चरल एक्टिविटीज़ में मेरे पिताजी खुद रामलीला क्या करते थे, गाया करते थे? रामलीला में परफॉर्म किया करते थे। अच्छा परफॉर्म किया करते थे जब फौज में नहीं गए थे। वो मुझे किससे पता है। और वहाँ पे उनको इनाम मिला करता था, तो जो भी इनाम मिलता था उसमें तो बनियान ही मिलती थी, सांडो बनियान मिलती थी इनाम। अच्छा तो अपने भाइयों के लिए लेके आते थे, जी या जो भी इनाम मिलता था। मुझे तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में वो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते थे मेरे पिताजी। और परफॉर्मर भी थे। तो वो पृथ्वीराज चौहान की आंखें, मैंने उनका एक नाटक जो है वो फौज में, मैं बहुत छोटा था, और उन्होंने पहली बार मुझे अब आप दोस्ती के गाने की बात कर रही थी, तो पहली बार उन्होंने मुझे मंच पर मुझे उतारा था। मैं बहुत बहुत ही छोटा था, सिकंदराबाद की बात। शोले का गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे। हाँ, तो वो वाला गाना था जो हमने गाया था। और मैं और मेरा एक दोस्त था, मुझे दोस्त की याद भी नहीं कि कौन था वो, उससे मैं बहुत अच्छा दोस्त था। और उसके बाद पता नहीं कब ऐसा हुआ कि मैं इतना बेसुरा हो गया कि अपनी ही आवाज़ हाँ, ना मैं अपनी आवाज़ सुन पाता हूँ ना दूसरे सुन पाते हैं गाते हुए। पर वो गाना पहला था जो मैं मंच पे पहली बार जीवन में मंच पे अगर मैंने कुछ गाया था, तो ये वाला। दरअसल बेसुरे हैं या सुर में हैं, ये तो श्रोता जब सुनेंगे तब तय होगा। अगर आपको याद है तो 2 लाइन गुनगुनाइए। नहीं नहीं, सुनने ना 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 ना, मेरा बच्चा जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो कबीर। मैंने सोचा कबीर, तो मैंने ये कोशिश की कि उसको मैं सारे सुना दे गामा सुनाता। मैं सा बोलूं और वो रोना शुरू कर दे। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा यार सा भी मेरा इतना, मतलब मैं सा भी नहीं लगा पा रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं कि ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये तब से आज तक चला आ रहा है। तो 15 साल का हो गया है, तो अभी भी मैं उसके सामने गा नहीं पाता हूँ। जैसे मुंह खोलता हूँ तब बस हम जानना चाहते हैं, वैसे नाटक, चूंकि आपके पिताजी को नाटकों में दिलचस्पी थी, तो नाटक का बीज आपके भीतर वहीं से पड़ा, या कुछ आपने कोशिश करके मंच पर जाना शुरू किया? कोई खास याद है, कोई खास घटना? मेरे ख्याल से भी वो तो पिताजी से भी, जेनेटिकली पिताजी से भी आया होगा। मेरे ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। बचपन में वो जब पूजा पाठ करते थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे, तो उनको मैं देखा करता था। एंड मेरे वो ग्रैंडफादर के पास जो जैसे कहावतें बहुत होती थी, हिस्से बहुत होते थे, और उनका गला बहुत सही था, बहुत अच्छा गाते भी थे। तो मैं मेस्मराइज्ड होकर उनको भी सुनता था। फिर मुझे लगा कि बहुत कुछ मेरी माँ का भी है। मेरी माँ परफॉर्मर्स तो नहीं थी, गृहिणी थी, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ही कमाल का था, और वो नकल बहुत कमाल की करती थी। अच्छा। ये बातें मुझे बहुत बाद में पता चली। जी जी आप जो है ना, क्योंकि मैं तो बोर्डिंग में था, तो मैं जाहिर है बहुत 6th स्टैंडर्ड में चला गया था, और 6th स्टैंडर्ड तक तो आप अपने, जिसको कहते हैं ना, आप घर से जो है ना जितना दूर रहें, उतना लगता था कि कब पिटाई हो जाएगी, क्योंकि उस समय अच्छा बदमाशियाँ भी होती थी। जी
बाद में जा कर के जब मेरा माँ से जब मैं पढ़ के आया स्कूल से और माँ को मैंने देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मैंने कहा कि ये तो अपने आप में एक परफॉर्मर है, तो बहुत कुछ इनसे मिला है, पिताजी से मिला है, ग्रैंडफादर से मिला है, तो ये पूरी पूरे परिवार में आपके कहाँ कितने इन्फ्लुएंस है। जैसे मेरा कला भाई और है, हुनर छिपा हुआ है। मेरा छोटा भाई है, इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर और अच्छा। एंड गुड सिंगर, मतलब अच्छा गाता भी है वो। अनुराग, और मेरी छोटी बहन है, ठीक ठाक गा लेती है, मतलब गा लेती है, मतलब घर के लिए गाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल किसी के पास वो है। तो मुझे इतनी ईर्ष्या होती है कि मैं ही हूँ एक जो मैं बेसुरा निकला। अजीब अजीब बात है, और मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, मैं ही बेसुरा हूँ। मैंने ये कब ये अपना सुर बिगाड़ा है, मुझे ये ध्यान नहीं है। अब पर हाँ, जी, अगर आप गा के सुनाते तो हम आपको बता सकते थे कि आप ओहो बेसुरे नहीं नहीं, है, बहरहाल कोई मतलब बात नहीं। श्रोताओं पे ये जो है ना, हाँ। तो अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप थिएटर से बाकायदा कैसे जुड़े, एनएसडी कैसे ज्वाइन किया? मैं भोपाल में थिएटर कर रहा था, तो वहाँ पे जैसे सारे थिएटर ग्रुप्स थे, लगभग सभी जो मेजर थिएटर ग्रुप्स थे उनके साथ काम कर रहा था। फिर सत्यव्रत राउत मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव बन करके आए हैं। बहुत अच्छा। उनके साथ एक प्ले किया मैंने, रौशमन, पासा। ये रौशमन पहले भोपाल में हुआ और काफ़ी सराहा गया, उसमें मैंने ताजो मारूफ की भूमिका की। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में पासा किया, जिसका ड्रामा स्कूल में प्रदर्शन हुआ एनएसडी में। तो मैंने अपने आप को ड्रामा स्कूल जाने के लिए, उस समय तक ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं फाइनल ईयर में था, और उसी दौरान मेरा, तो उस समय डायरेक्टर थी कीर्ति मैम, कीर्ति जैन। तो उन्होंने पूछा कि आप, तो मैंने कहा मैं अगले साल भरूंगा, क्योंकि अभी तक तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और 10 नाटकों की ज़रूरत होती तो वो भी कर रहा था। तो फिर वहाँ से फिर मैंने ड्रामा स्कूल, मन में था भरना है, लेकिन मैं वो सारे जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहा था। 10 नाटक और कुछ पढ़ा हुआ भी हूँ, नाटक के बारे में जानकारी भी हो, थिएटर देखा भी हूँ, जिससे कि जब मैं जाऊँ ड्रामा स्कूल में तो पूरी तैयारी के साथ जाऊँ। जी, जी। तो वो सारी तैयारी पूरी करके मैं जी, पहुँचा। तो या 91 में मैं जी, गया ड्रामा स्कूल। जी। पंडित सत्यदेव दुबे से कैसे जुड़े? उनसे कैसे मिलना हुआ? कौन-सा नाटक उनके साथ, उनके निर्देशन में आपने किया? और उनसे मुलाकात तो ड्रामा स्कूल में ही हुई। वो पढ़ाने आए थे हमें, हाँ, हाँ। और बड़े स्ट्रिक्ट हैं सुना है। बहुत 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 स्ट्रिक्ट है। उनके बारे में हमने किस्से असल में मैंने भोपाल में सुने थे सालों पहले। अलगदा से सुने थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिक्र किया था पंडित सत्यदेव दुबे जी का, और उनके किस्से उनसे पहले पहुंच चुके थे जी, हम जी। तक। तो जब ड्रामा स्कूल में था तो मैं ड्रामा स्कूल में बहुत सवाल पूछता था। अच्छा। जैसे कि होते हैं, और कुछ सवाल जायज़ होते हैं, कुछ सवाल उस उम्र के सवाल होते हैं। जिज्ञासा होती है आप चैलेंज करना हाँ। चाहते हो टीचर को। जी, जी। तो अच्छा ये भी रहा। हाँ, वो भी होता है कि आपको लगता है कि देखते हैं इनको जी, पता भी है कि नहीं, या अननेसेसरी भी होता है बहुत सारा। जी, जी। लेकिन वो ग्रोइंग अप का हिस्सा है। हाँ, मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। तो दुबे जी जब आ रहे थे तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा इनके बारे में मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, अब ये पढ़ाने आ रहे हैं, और मैंने अपने आप को एक ही शर्त दी कि इनसे भाई सवाल मत पूछना, ये परशुराम है। मतलब खुद को इंस्ट्रक्ट हाँ, किया था। खुद को मैंने बहुत मैंने हाँ, हाँ। और असल में उनके पास सवाल पूछने का बहुत कुछ गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की क्लैरिटी थी उनकी पढ़ाने में, और वो जो वो बता रहे थे वो सवालों की बात नहीं थी, वो भाषा के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर जो बोल रहे थे, वो आपकी जो समझ है वो हो सकता है आपको वो 3 साल बाद आए, 5 साल बाद आए। वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जब मैं ड्रामा स्कूल करके जब मैं बॉम्बे आया, मुंबई आया, और वहाँ पे दुबे जी से मुलाकात हुई, और दुबे जी के ही कारण मैं मुंबई भी आया। अच्छा। श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे थे, और उसके ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया था दुबे सर ने। तो जब वो नाटक कर रहा था, जब मैं यहाँ पे आया, तो उनके साथ मैंने पहला नाटक किया, सुदामा के चावल, जी, जी। दुबे जी के साथ। और जो उन्होंने ड्रामा स्कूल में 3 साल पहले या 2 साल पहले बताया था, वो सुनने
ऊपर बहुत जोर देते थे कि आप सुन नहीं रहे हैं। वो बात को समझने में मुझे 2 से 3 साल लग गए बाप कि रे। वो क्या कह रहे थे। जी। तो ये कमाल का था। तो फिर उनके साथ 3-4 नाटक किए, जो भी नाटक वो कर रहे थे उस दौरान। तो सुदामा के चावल पहला नाटक था। तो उनकी कोई समझाइश आपको याद है, उनका जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, कोई दिलचस्प घटना बताना चाहते हैं श्रोताओं को? मेरे ख्याल से कि डांट उनकी। जब तक वो हमें जब तक हमें पढ़ाने आए थे, तब तक उम्र उनकी काफ़ी हो गई थी। तो उतना गुस्सा उनके अंदर था नहीं, लेकिन चूंकि उनकी इमेज ऐसी बनी हुई थी, तो वो अपनी इमेज को जीते थे। मुझे लगता था कि उनको लगता था कि ये जो इमेज है इसको कैसे छोड़ दूं। जो भय है, जो डांट है, वो तो ज़रूरी है। तो कई बार वो यूं ही डांट देते थे। दुर्वासा ऋषि की जो भूमिका थी। हाँ, तो उनको गुस्सा नहीं भी आ रहा है, लेकिन वो इसलिए डांटते थे कि लोगों में ये भय बना रहे कि पंडित जी के साथ काम कर रहे हो, दुबे जी के साथ काम कर रहे हो। तो मुझे कई बार लगता था, मैंने ये अभी क्यों चिल्लाए, ये अभी क्यों नाराज हुआ, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। फिर मुझे रियलाइज होता था नहीं, ये आदतन कर रहे हैं। ये इमेज है जिसको उसे भी तो तोड़ना नहीं बरकरार चाहते रखना है। उस छवि से बाहर नहीं आना लेकिन चाहते। अद्भुत टीचर थे। और उन्होंने क्या होता है जब आप उन्होंने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था, लेकिन वो सिंप्लीफाई, जिन्होंने कुछ हद तक अभिनय की ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने कुछ हद तक कुछ साल अभिनय किया है, उनके लिए वो बहुत काम की चीज़ थी। अभिनेता, ये यंगर अभिनेताओं के लिए जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि आप वो जो सिंप्लिसिटी है, आप उसको पकड़ तो लेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो तो उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो वो अगर आपने वो नहीं रास्ता तय किया, तो आपको लगता है कि अभिनय इतना ही आसान है, जबकि उतना आसान है नहीं। वहाँ एक बार आप पहुँच जाते हैं, तब आप वो सारा जो बैगेज है वो सब छोड़ते हैं, तब आप एक सरलता की तरफ बढ़ते हैं। उस सरलता तक पहुंचने में आपको 15 से 20 साल मिनिमम लगता है। जी जी। चाहे किसी भी तरह के क्लासिकल आर्ट फॉर्म में होता है, परफॉर्मिंग आर्ट में होता है, थिएटर में उतना नहीं होता है, एक्टिंग में इतना नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है। मुझे व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से नहीं लगता है कि इतना आसान है। उसमें उतने साल लगते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो उसमें दुबे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे लिए। जी। आपको जब हम देखते हैं पर्दे पर, रुपहले पर्दे पर, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे फिल्में हो, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे इतनी सहज एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम परिवार के सदस्य की तरह। लगता ही नहीं कि ये अभिनय है। और मुझे लगता है कि यही आपकी सफलता है, यही लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, और लोग पहले आपकी एक्टिंग को देखते हैं, बाद में आपके नाम तक पहुँचते हैं। और एक कलाकार की ये सफलता होती है और लियाकत होती है। मैं खुद बताऊं अपना अनुभव, तो मैं भी आपकी बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारे वेब सीरीज़ देखे, और नाटकों के बारे में लगातार सुनती रही। तो मैंने कहा देखती हूँ इनका नाम, फिर मैंने नाम देखा, हमने कहा अच्छा ये हैं, अच्छा इनका नाम ये है। तो सचमुच आपकी एक्टिंग की यहाँ पर तारीफ़ बहुत ज़रूरी थी, इसलिए कर रही हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है पर्दे पर देखना। हम आपसे नाटकों की बात कर रहे थे, थिएटर की बातें कर रहे थे कुमुद जी, और थिएटर के बारे में बहुत सारी यादें होंगी जिन्हें मैं खंगाल कर बाहर लाऊंगी, श्रोताओं तक पहुंचाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मुंबई ले आते हैं आपको, और मुंबई में ही बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। मुंबई कैसे आए, और मुंबई का जो शुरुआती संघर्ष होता है उसके बारे में बताइए। कहाँ आए, किससे जुड़े? मुंबई आया था, वही जैसा मैंने आपको बताया, श्याम बेनेगल साहब एक फिल्म बना रहे थे, उसके ऑडिशन के लिए आया था, स्क्रीन टेस्ट के लिए आया था। दुबे जी ने ही मुझे कॉल किया था, दुबे जी ने रिकमेंड किया था, पंडित सत्यदेव दुबे ने। तो मैं आया, मैंने मेरी एक मित्र हैं, उनसे मैंने रुपए उधार लिए। अच्छा, मैं कितने रुपए लिए थे? स्कूल से 91 में। अब कोई बात नहीं। मैं ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल। और उस समय जो पैसे दिए थे, बहुत दिए थे। हालांकि उसको बहुत और कम में नहीं देखा जा सकता है। महत्व तो ये है कि दिया। मैं चाहता तो अपने पिताजी से भी मांग सकता था, लेकिन चूंकि मैंने ये प्रोफेशन चुना था, मुझे लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारी घर की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा उनके ऊपर और जिम्मेदारियां हैं, जॉइंट फैमिली थी। जी जी। तो मैंने कहा कि मैं एक और जिम्मेदारी क्यों उनके ऊपर। तो बहरहाल मैंने अपने दोस्त से जिक्र किया, और उन्होंने कुछ
कुछ बहुत सारे पैसे दिए, जिसको लेकर मैं शहर आया मुंबई। और मैं हमारे एक मित्र क्लासमेट हैं संजय झा, उनके पास आया था। वो डायरेक्टर हैं। तो मैं पीएमजीपी कॉलोनी एक है अंधेरी ईस्ट, अंधेरी जोगेश्वरी के बीच में जी पड़ती जी। है। तो पहला कदम मैंने वहाँ रखा और सूटकेस ले खड़ा हुआ। और संजय कुछ ऐसा हुआ कि संजय गांव जा चुके थे, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। अब मैं दुबे जी ने कहा था मेरे घर आ जाना, और मैं दुबे जी के घर जाना नहीं चाहता था, मुझे उनसे बहुत डर लगता था, बहुत क्योंकि वो सब पाठशाला है। हाँ, तो मैंने कहा जी। यार वो प्रेशर हो जाएगा। तो मैं पीएमजीपी में खड़ा था एक चाय की दुकान में, और हमारे एक सीनियर है मिलिंद इनामदार, मेरे एक बैच सीनियर हैं, अद्भुत इंसान। तो वो मुझे उन्होंने देखा खड़े हुए, जी उन्होंने जी। कहा अरे कुमुद यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। और उन्होंने कहा आओ, और वो अपने कमरे में ले गए। कमरा एक ही था, पीएमजीपी कॉलोनी के जो कमरे थे वो एक कमरा था, वहीं पे एक स्लैब था जिसमें किचन का आभास देता था। और मैं गया तो मेरे सारे जो सीनियर्स थे, मेरे ख्याल से 5-6 लोग थे, रह रहे थे जहाँ तक मुझे याद है। राजेश भाई भी थे, अनूप सोनी थे शायद, मिलिंद भाई थे, और भी लोग थे। जी। उन्होंने कहा यहीं रुको जब तक संजय नहीं आता है। संजय तो महीने भर के लिए गया था। और मैं वहीं रुक गया। और मैंने कहा ये कमाल है, मतलब सोचो इतने लोग एक कमरे में ऑलरेडी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और साथ में मुझे भी ले लिया। तो वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद फिर और हाँ, वहाँ पे खड़े खड़े एक जो एहसास हुआ, मैं आया था असल में कि मैं ऑडिशन दे के वापस चले जाऊँगा। मैं थिएटर करना चाहता था, तो मैं वापस दिल्ली या कहीं और फिगर आउट करता। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पीएमजीपी कॉलोनी में उतरने के बाद मुझे लगा मैं वापस नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा। यही रहूँगा। और सिनेमा कहीं दिमाग में था नहीं। सिनेमा मेरे दिमाग में बहुत सालों तक नहीं था। अच्छा। सर्वाइवल के लिए मैं टेलीविज़न कर रहा था, लेकिन थिएटर मेरा थिएटर का भूत मेरे ऊपर सवार था। तो मैं थिएटर दुबे जी के साथ कर रहा था, अर्पणा के साथ मैं जुड़ गया, बहुत ही कमाल का थिएटर ग्रुप था उस समय। सुनील शानबाग, शिशिर शर्मा, इन लोगों का थिएटर ग्रुप था, और दुबे जी भी इनसे जुड़े हुए थे। तो इनके साथ मैं जुड़ गया। तो इनके साथ मैंने बहुत सारे नाटक किए। शुरुआती जो मेरे थिएटर के बहुत मतलब शुरुआती क्या, एक बहुत लंबा अरसा जो था वो मैं सुनील भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है। जी जी। अनुभव सिन्हा की एक फिल्म आई थी थप्पड़, और बड़ी चर्चित हुई थी, हमने भी देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी, रॉकस्टार भी हमने देखी थी। आप हमें फिल्म थप्पड़ से जुड़ी हुई कोई यादगार बात बताइए। तापसी पन्नू के पिता आप बनते हैं उस फिल्म में, और ये फिल्म बड़ी चर्चित हुई थी, एक अलग तरह की, मतलब महिला ओरिएंटेड फिल्म थी। महिलाओं की तो पूरी फौज उतर पड़ी थी इस फिल्म के लिए, लेकिन फिल्म वाकई बहुत अच्छी थी। इसके बारे में बताइए। अब जैसा कि आपने कहा, बहुत सुंदर फिल्म थी और बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी। हमारे समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। और आज हम जिसको कहते हैं ना कि हम हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम अपने जिसको कहते हैं ना कि अपने पुरुष होने को अपना जिसको कहते हैं ना कि इतना बड़ा अधिकार समझते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि जो आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो बहुत बहुत कमाल का सवाल उठाया था एक थप्पड़ के माध्यम से इस फिल्म में। उसमें बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई, बहुत लोगों को लगा कि अरे एक थप्पड़ की तो बात थी। और मैं हमेशा कहता हूँ बात एक थप्पड़ की नहीं है, सही बात है। बात उस अधिकार के है जो आप मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति पे मेरा अधिकार है। और वो हम कभी जो है ना, जिसको कहते हैं कि हम ये बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक तरह का शोविनिज्म तो रहता है, और हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बहुत जिसको कहते हैं कि बराबरी पे और सामान्य उस पे। और मुझे नहीं लगता वो इतना, अभी उसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है। कोशिश हो रही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ये थप्पड़ उस लिहाज से भी, फिल्म के लिहाज से तो है ही बहुत ही खूबसूरत, लेकिन उस लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है हमारे समय के। जी। तापसी पन्नू से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात आपको याद आती है? आप उनके पिता बने थे पर्दे पर। बहुत ही कमाल के अभिनेत्री हैं।
बहुत ही ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेकर के, और वो सीखना चाहती हैं, करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक सफलता आ गई है तो उन्होंने ये ले लिया है कि हाँ भाई मुझे मालूम है। यंग हैं तो जाहिर है ये आ जाना बहुत स्वाभाविक भी है कि मुझे मालूम है, लेकिन जितना मैंने उनके साथ काम किया उसमें उनमें सीखने की ललक बहुत ज़बरदस्त है। और वो ये जानना चाहती है कि जो कर रही हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जी जी क्योंकि कई बार हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं जी कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, और निर्देशक की निगाह से देखी जाती है बात। तो कई बार वो उनको लगता है तो धीरे से आके अभिनेता से भी पूछ लेती हैं कि भाई बात सही जा रही है कि नहीं। जो हम भी पूछ लेते हैं कई बार अपने प्रिय अभिनेताओं से कि भाई क्या हो रहा है, सही सुर लगा है कि नहीं। तो बहुत मज़ा आया काम करने में, बहुत मज़ा आया। और आपका काम असल में मेरा मानना ये है कि निर्देशक और स्क्रिप्ट और निर्देशक के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका व्यक्ति होता है वो आपका अभिनेता होता है। उनके साथ जब आप काम कर रहे होते हैं और अगर वो जो आपको दे रहा है एक अभिनेता के तौर पे, आपका काम आसान। जी अनुभव सिन्हा से मुलाकात कैसे हुई थी, और मुलाकात का वो लम्हा अगर याद है, कुछ ख़ास बात बताना चाहते हैं? उन्होंने एक फ़िल्म के सिलसिले में मुझे बुलाया और मैं मिला उनसे, और बस आप मिले और आपको इश्क हो गया उस व्यक्ति से, उस इंसान से। और उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी और कहा ये पढ़ के आप बताइए आपको क्या लगता है। जी। और मैंने रात को स्क्रिप्ट पढ़ी और रात को ही मैसेज कर दिया कि अद्भुत है, करते हैं। जी। और अगले दिन ऑफिस गया, उन्होंने कहा चुन लीजिए कौन सी भूमिका करेंगे। अरे वाह। और एक भूमिका एक अभिनेता को दे दी गई थी, बाकी सारी खाली थी मुख्य भूमिकाएं। और मैंने कहा ये भी कमाल का निर्देशक है जिसने आपको। फिर मैंने उसमें से एक छोटी सी भूमिका चुनी तो वो भी सरप्राइज हुए कि इतनी भूमिका पड़ी, छोटी क्यों चुन रहा है। अब उसका मैं कारण तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो कारण का मतलब सच जो है ना, अब समय के साथ अपना अर्थ बदलने लगता है। तो मैं जो भी कहूँगा वो पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन शायद उस समय मेरे मन में भय लगा हो, लेकिन मुझे जो एक इमेज याद थी उस कैरेक्टर की, एक विजुअल था जो मुझे उसमें दिख रहा था। मुझे लगा ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, मैं ये छोटा वाला कैरेक्टर करूँगा। तो उसके बाद से हमारी यात्रा शुरू हुई काम करने की, और तब से लगातार काम कर पा रहे हैं। जी जी। और वो उनका वो है कि वो मुझे इतने मौके दे रहे हैं, अलग अलग भूमिकाएं दे रहे हैं। जी। भूमिका छोटी हो या बड़ी हो, आपकी बात से ये समझ में आ रही है कि महत्व तो इसका है कि आप कितने कुशलता से निभा पाते हैं, और वो किरदार कैसा है। आपने बहुत अच्छा किरदार। नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो लिखा कितना अच्छा गया है, वो स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है। असल में अभिनेता बहुत बाद में आता है। मुझे लगता है कि किसी भी सिनेमा का जो सबसे बड़ा जो उसकी रीढ़ होती है, नींव होती है, जो भी आप कह लें उसको, उसकी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट। वो अगर अच्छी है तो अभिनेताओं का काम आसान हो जाता है। जी। कुमुद जी, अब हम एक ऐसी फिल्म पर आते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई दिलचस्प घटना हमने कहीं सुनी है, वो घटना हम चाहते हैं कि आप श्रोताओं को बताएं। वो फिल्म है राम सिंह चार्ली। हमने सुना है कि बहुत आप इच्छुक नहीं थे इस फिल्म के लिए, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप फिट नहीं हैं, तो वो क्या थी बात? बहुत इच्छुक था इस फिल्म के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा इच्छुक था असल में, लेकिन मैं लेज़ी हूँ। तो मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, नितिन कक्कड़ साहब के साथ एक फिल्म की थी, फिल्मिस्तान। बहुत ही खूबसूरत फिल्म जी बिल्कुल। और उस फिल्म को करने के दौरान एक निर्देशक और एक अभिनेता के पार एक संबंध चला जाता है, जो अनुभव के साथ हुआ उनके साथ हुआ। तो उनके दिमाग में ये स्क्रिप्ट थी और उन्होंने उसके बाद मुझे सुनाई कि ऐसा है, एक कैरेक्टर है, तो आप बताइए। तो मैंने कहा मैं तो करूँगा।
जी। और उसके बाद उन्होंने कहा वज़न कम करना पड़ेगा, मैंने कहा करूँगा। और फिर वो समय आ गया कि भई अब हम फ़िल्म करने वाले हैं और हम लोग उसके लिए मैंने कहा ठीक है, हम लोग मैंने कहा कि मुझे 3 महीने का समय दीजिए, करता हूँ, और अगर नहीं कर पाया तो आप ऑप्शन ढूँढते रहिएगा, अच्छा। मैं कोई और भूमिका कर लूँगा। जी, जी। क्योंकि मेरे लिए फ़िल्म इम्पॉर्टेंट थी, मुख्य भूमिका इम्पॉर्टेंट नहीं थी। मेरे लिए ये था कि इनकी फ़िल्म बननी चाहिए और मैं इसमें चाहे छोटी-सी भूमिका हो, उसमें जी। मैं उसका हिस्सा रहूँ, और मुख्य भूमिका मिल जाए तो कोई बात नहीं। 3 महीने हुए और मैं वैसा का वैसा वापस गया उनके पास। देखा और उनकी आँखों में निराशा थी, कुछ कहा नहीं उन्होंने, जी। और मैं भी क्या सफाई दूँ, मैं मक्कारी कर गया था। वज़न कम नहीं हुआ, तो वैसे हुआ। उन्होंने ऐसे ही बात करनी शुरू की कि कुछ अभिनेताओं से उन्होंने इस बीच में चर्चा की थी, जी, जी। और फिर वो अपने ऑफिस ले गए और वहाँ बैठ के उन्होंने एक वायलिन का एक पीस उन्होंने सुनाया। और मैं बहुत संगीत में सुनता बहुत हूँ, लेकिन मैं बहुत अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता। जी। मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं सुनता हूँ, और हर तरह का संगीत अच्छा लगता है, लेकिन वायलिन का पीस सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अरे बाप रे, बोले मैं कुछ ऐसा संगीत सोच रहा हूँ इस फिल्म में, इस तरह का। और फिल्म 3 महीने बाद शुरू होने वाली थी। उसके पहले उन्होंने मुझे काफ़ी लंबा समय दिया था असल में। तो मैंने कहा अब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, अब आप किसी को मत ढूंढिए। जी, जी। तो उन्होंने कहा पक्का? मतलब 3 महीने में फिल्म चालू होनी है और मैं रोक नहीं सकता। मैंने कहा मैं कर लूँगा वज़न कम। और वो तो धन्य हो वो संगीत का जो उन्होंने, वो जो म्यूज़िक का पीस जो उन्होंने सुनाया था। और उसके बाद फिर मैं लग गया। मेरे ख्याल से मैंने 22 किलो 3 महीने 22 से 24 किलो कम किए थे उस दौरान, बाप रे! उस फिल्म के लिए। और वो उनका भरोसा है जो उन्होंने मुझे, मतलब मुझे उस कैरेक्टर में इमेजिन किया। क्योंकि उन्होंने जब फिल्मिस्तान की थी तब भी मैं अच्छी खासी सेहत में था, और जब राम सिंह चार्ली वो कर रहे थे तब भी मैं उसी सेहत में था। लेकिन उन्होंने तब ये तय किया था कि मुझे वो उस कैरेक्टर में वो देखना चाहते हैं। और वो मेरे जीवन की महत्वपूर्ण फिल्मों में से है वो, जी, एक बिल्कुल। अभिनेता के तौर पे जो यात्रा है उसमें। अब एक फ़िल्म आई जिसमें सलमान खान साहब थे, फ़िल्म जी सुल्तान। जी आप उस्ताद बनते हैं, जी। तो वो उस्ताद बनने का क्या अनुभव है? कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम का? अद्भुत अनुभव रहा है, बिकॉज मैंने उनके साथ एक ही फिल्म नहीं उसके बाद भी की है। मैंने टाइगर सीरीज़ की 2 फिल्में की, मैंने भारत की जी। अली अब्बास साहब के साथ फिल्म की। तो बहुत ही कमाल का अनुभव रहा उनके साथ। मैं क्या ही कहूँगा कि कैसा, क्योंकि मुझे बस पहला विजुअल आता जब अली अब्बास साहब मुझे उनसे मिलाने ले गए थे, तो उन्होंने परिचय कराया हम दोनों का, और मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, और मैंने कहा कि बहुत सरल होगा इनके साथ काम करना, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल हैं। जी। जो है उनके अंदर वो सब आपको बाहर दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये ज़्यादती भी होगी मेरी तरफ से कि मैं इतना एनालाइज कर लूँ उनको, लेकिन उनका एक गुण तो ये है कि तो इसीलिए जब आप सिनेमा पर पर्दे पर उनको देखते हैं तो जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो उसका एक कारण ये भी है कि वो व्यक्ति उतना जी। ही ओपन आपको दिखता है, जी। खुला हुआ दिखता है। तो काम करना तो उनके साथ बहुत ही मज़ेदार रहा। जी। अ, लेकिन विषय अलग था, पहलवानी, और आप पहलवानी के उस्ताद हैं, तो वो किस तरह की चुनौती थी आपके लिए? मेरे वो लिए कोई बताइए। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि मैं थैंकफुली तब तक उस्ताद हो चुका था, तो मुझे तो करनी नहीं थी। जी। पहलवानी जो मुश्किल काम था वो उन्हें करना था। जी। उस्ताद को सिर्फ खड़े होकर सीटी बजानी थी और इंस्ट्रक्ट करना था। तो मैं सिर्फ वो ट्रैक सूट पहन करके जो भी है, मैं वो कि मैं
इंस्ट्रक्ट जानता कर रहे हूँ हैं। का मैं एक भ्रम दे रहा था, बाकी मेहनत तो वही कर रहे थे। तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ी, किसी से नहीं, पूछताछ? मुझे कोई ट्रेनिंग सब वही ले रहे थे अच्छा। भाई। अच्छा, मतलब वो तो अच्छा हुआ कि हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी जी। पड़ी नहीं तो फिर असल में उस्ताद लाना पड़ता लेकिन आप के जीवन की शुरुआत की ओर अगर हम शुरुआत के पन्ने पलटें, ख़ास तौर से भोपाल में जब आप रह रहे थे, तो वहाँ कहीं आपने खेल की दुनिया में भी कदम रखने की कोशिश की थी? खेल से भी आपका ताल्लुक़ रहा है? मैं स्कूल में हमारे स्कूल में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का माहौल था, और मेरा 100 और 200 मीटर्स का रिकॉर्ड है स्कूल का। 100 मीटर का तो कंफर्म, 200 मीटर्स का भी अभी मुझे पता चला। और हम सारे स्पोर्ट्स खेलते थे, और मेरा मन था कि मैं एथलीट बनूं। तो जब मैं भोपाल आया तो 3 ऑप्शन थे, फौज थी, एक्टिंग थी, और एथलेटिक्स के लिए मैं असल में स्पोर्ट्स स्कूल ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता गया, आपको चीज़ें छनती गई, फौज भी छन के अलग हो गया। मैं हालांकि सीडीएस के एसएसबी तक गया था, लेकिन वहाँ भी मैंने थिएटर की बात की। स्पोर्ट्स स्कूल रानी लक्ष्मीबाई शायद स्पोर्ट्स स्कूल है, वहाँ पे मैं एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, और मैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में गया, और वहाँ भी गया था मैंने वो मैदान देख करके। जी। मैदान देखा मैंने, इतने सुंदर मतलब ट्रैक्स हैं, और मैंने कहा यहाँ पे माहौल होगा। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ तो कोई अच्छा। बच्चा ग्राउंड पे दिखता ही नहीं है। तो 10-12 दिन बाद मैंने वो छोड़ दिया, महीने भर बाद फिर मैं हमीदिया कॉलेज आया। लेकिन तब तक ये पता चला कि मैं मतलब स्पोर्ट्स के लिए अलग ही है, फिर मुझे थिएटर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो अभी अब इसमें मैं रम चुका हूँ, तो फिर थिएटर रह गया और स्पोर्ट्स साइड में हट गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं स्पोर्ट्स फॉलो करता तो मैं ठीक ठाक एथलीट हो सकता था, लेकिन उससे मैं रोज़ी रोटी तो नहीं मिलती। अभी भी एथलेटिक्स में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है हम देखते हैं। अभी हमारे स्पोर्ट्स का कल्चर उस तरह से नहीं आया है जितना आना चाहिए। पर अब जैसे पैरा ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे एथलीट्स ने, जी, जी। ओलंपिक्स में भी किया है, लेकिन जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, जितना बड़ा देश है, मुझे लगता है कि ये इसमें हमको थोड़ा सा और एफर्ट करने की ज़रूरत है सिस्टम को। हमारे पास टैलेंट की तो कमी नहीं है, टैलेंट तो अद्भुत है, लेकिन सिस्टम को थोड़ा सा और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। डिप्रेशन भी बहुत सारा है अभी, अगर थोड़ा सा कहीं कुछ ज़रा सी कमी रह जाती तो कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी विनेश फोगाट के बारे में हम सब ने सुना हाँ, है, तो फिर अरे कैसा हम ऐसा सबको दिल बैठा है, जी ऐसा दिल बैठा है। जी। तो मतलब मतलब पूरा देश जी बिल्कुल। उस एक इमोशन से गुजर रहा था, है ना। हताशा जी, इतना, निराशा, और बिल्कुल। लेकिन 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 उसके साथ जो पहली बार जब अपने अपने देश को, एक व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए उस पैशन से जो देखा, वो स्पोर्ट्स ही कर सकता है। जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स ही कर सकता है, और वो इंडिविजुअल जो उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है विनेश की, मतलब क्या कमाल का उन्होंने जो पहले बाउट में जिनको हराया है, चाइनीज ही थी ना, जो कभी हारी नहीं थी। ये हरियाणा की थी। नहीं, जिनको हराया था उन्होंने, जी। वो तब तक कोई बाउट में बहुत, जी, अरे और क्या वो कमाल बहुत का बड़ी ब्रॉन्ज मेडल के लिए। खिलाड़ी है जिसको हाँ, हराया हाँ। उन्होंने। तो खैर सर, ये तो बहुत ही दुखद बात थी। हम सब जैसे रोए रोए से हो रहे थे, तो हम लोग ये कल्पना कर रहे थे कि उनका क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन कुमुद जी को हम सब रुपहले पर्दे पर ही पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके करियर का सिलसिला यूं ही जारी रहे, और हम फिल्मी पर्दे पर ही देखेंगे, एक्टिंग की दुनिया में ही। कुमुद जी, अब एक आपके करियर में बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वेब सीरीज़ है, वो नाम भी थोड़ा अलग तरह का है, IC-814 द कंधार हाईजैक। ये अपने श्रोताओं को बता दें कि एक जब प्लेन हाईजैक हुआ था उस पर बनी है, उसकी सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये एक ऐसी महत्वपूर्ण वेब सीरीज़ है, जब हम देख रहे थे, कल ही की बात है, ताज़ा हमने देखा 2 एपिसोड, और इतने टेंस हो गए, इतने टेंस कि मतलब आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब मुट्ठी बंध रही थी, उफ उफ निकल रहा था। आपके लिए कितना मुश्किल था आपके अपने किरदार को निभाना, किस तरह के चैलेंजेस आए कि आपको घटना सुनाई पड़ती, आपकी भतीजी आपसे कह रही है कि
कि प्लेन हाईजैक हो रहा है और आप सामने एक पत्रकार बैठा है तो आप हंस रहे हैं, फिर तुरंत आपको अपनी एक्टिंग बदलनी पड़ रही है एकदम से टेंस। वो बताइए अपनी चुनौती के बारे में। असल में हमारे लिए कोई चुनौती नहीं थी, सारी चुनौती का जो जिम्मा था वो राइटर और डायरेक्टर के हाथ में था। हमारे लिए सारा काम उन लोगों ने आसान कर दिया था। तुषांत श्रीवास्तव और अनुभव सिन्हा जी और उनकी जो पूरी टीम थी और कैमरा और इन लोगों ने इतना कमाल का होमवर्क किया हुआ था जी कि असल में हमें सिर्फ उस स्पेस में मौजूद रहने की ज़रूरत थी। जी जी तो हमें हमें सारा सब इन्होंने तैयार करके असल में हमें परोस दिया था। एक अभिनेता के तौर पे हमें उसको करना था और इतनी कमाल की टीम अनुभव सर ने इकट्ठा की थी कि आपको परफॉर्म करने में बहुत आनंद आया एक अभिनेता के तौर पे। जी। क्योंकि जब आपके सामने इतने आपके हीरोज़ हों असल में, नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब भी हों, पंकज जी साहब हों, आप कमलजीत साहब हों, अरविंद स्वामी हों, आपके जो कलीग्स हों जो इतने अद्भुत अभिनेता हैं, आदित्य श्रीवास्तव हैं, सुशांत हैं, मनोज पावा हैं, देवेंदु जी जी ड्रामा स्कूल के हमारे जूनियर हैं लेकिन कमाल के अभिनेता हैं। और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली मीन करता हूँ इस चीज़ को, बिकॉज जब आप इनके साथ अभिनय करते हैं तो आपका काम वही मैंने कहा, आपका को एक्टर कैसा उस पर इतना आसान हो जाता है आपके लिए। आपको सिर्फ वहाँ मौजूद होना होता है, रिएक्ट करना होता है उस सिचुएशन पे, चूँकि सामने वाला इतना आपको दे रहा है। वो सीन एक व्यक्ति से नहीं बनता, सीन जी जो कैरेक्टर्स हैं सारे वो बनाते हैं। और तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया था वो एक अभिनेता के तौर पर करना। और जो कुछ भी आपको इसमें, जैसे वो जो जिस सीन का आप जिक्र कर रही हैं, मैंने उसको वैसे नहीं उतना नहीं सोचा था, वो अनुभव सर ने उसका उसमें उन्होंने ऐड किया था कि अच्छा ये सिचुएशन, क्योंकि उनके अपना रिसर्च था, उस रिसर्च से जो उनको मिला था तो वो एक अभिनेता के तौर पर हमें दे रहे थे, एक डायरेक्टर के तौर पे हमें दे रहे थे। और फिर हमारा काम था कि उसको हम कितने सक्षम तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। तो कोशिश की है। आप देखते हो तो आपको कुछ कुछ कमी लगती है अपने काम में, आपको लगता है यार ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर दिया, इसको कम करना था, ऐसा ऐसा लगता रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दर्शक जो देख रहे हैं और वो बहुत सराह रहे हैं, उनको बहुत पसंद आ रही है सीरीज़। और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, हम तो बहुत खुश हैं इस मेहनत से, जी क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस सीरीज़ में, बहुत मेहनत की गई थी। हम लोग जो शूटिंग प्रोसेस था बहुत मज़ेदार था, क्योंकि अनुभव सर के साथ जो भी शूट आप करते हो, मैंने जितने भी उनके साथ काम किया, वो असल में बहुत मज़ेदार प्रोसेस होता है। कोई जी जी स्ट्रेस नहीं होता शूट में। जी जी वो होता होगा तो कहाँ होता मुझे नहीं पता, क्योंकि जी हम लोग जो काम कर रहे होते हैं एक अभिनेता के तौर पर, हमारे लिए इतना अच्छा माहौल बन जाता है वहाँ पे। एंड मनोज भाई के साथ तो काम करना अपने आप में कमाल का वो है। जी। या सो तो शूटिंग से जुड़ी हुई कोई ख़ास घटना अगर याद आती है तो बताना चाहते हैं, बताइए श्रोताओं को। नसीर साहब से मिले आप, अनुभव सिन्हा और ये सारे लोग जो नजीर साहब और और पंकज साहब को तो हम सिर्फ देख ही रहे थे। तो शूटिंग हम के तो दौरान किस तरह की नोक-झोंक होती है, किस तरह के कोई नोक झोंक नहीं, आप तो उनको सिर्फ देख रहे हैं, आप और में देखते ही हैं सिर्फ एक अभिनेता को। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं, जिससे आप सीख रहे होते हैं। और सीखना एक कॉन्शियस प्रक्रिया नहीं होती है कि आप सीख रहे हैं, जी जी वो उसका रियलाइजेशन आपको प्रॉब्ली शायद 6 महीने बाद होता है, शायद उसी दिन होता है, शायद 2 साल बाद होता है। क्योंकि जो आप जिस माहौल में हैं उस समय वो माहौल आपके सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, लेकिन उसको आप अप्लाई कर पाएंगे कभी, आपको याद आएगा, आपकी मेमोरी में आएगा, तो जब आएगा तब आएगा। जी लेकिन मेरे लिए उस समय उस एक कमरे में रहना ही बहुत इम्पोर्टेंट था, उन लोगों को देखना ही जी जी बहुत इम्पोर्टेंट था कि हर अभिनेता, सिर्फ पंकज सर या नसीर सर ही नहीं, आदित्य श्रीवास्तव या देवयुदा या कमलजीत सर, ये लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं अपने काम को। आप जी भी अप्रोच कर रहे होंगे तो संभवतः कोई आपको भी देख रहा होगा। लेकिन ये जो अभिनेताओं का एक दूसरे से सीखने का बहुत सटल तरीके से आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं, वो बहुत कमाल का एक हिस्सा है। और हम तो शूटिंग करके हम तो डेड सी जी चले गए थे, हम तीनों लोग, मैं, मनोज भाई और देवेंदु। और हम लोगों ने वहाँ मस्ती की, जी कोशिश की डूबे पानी में, लेकिन पानी ने
बिल्कुल, वो तो पानी ऐसा है, इतना नमक है कि आप डूब नहीं सकते। तो हम लोग बहुत घूमे, काम किया, मस्ती की। जी। जी, जी। एक आपके जीवन का एक नया मोड़ आता है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। वो है आयशा रज़ा मिश्रा। तो उनसे आपसे कैसे मुलाकात हुई? हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आयशा रज़ा आपकी शरीके हयात हैं। तो कहाँ मिली वो, कैसे मिली? कोई दिलचस्प घटना बताइए उनसे जुड़ी हुई। मैं जो कहूँगा, मैं प्रोबेबली शायद मैं काउंटर कर दिया जाऊँगा, क्योंकि क्योंकि क्यों? मैं जो बताऊँगा और वो जो बताएँगे उसमें बहुत सारा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। पर मुझे जहाँ तक याद है, वो भी उन्हीं के कहने पे, अगर मुझे वो ठीक से याद है, उन्होंने शायद मेरा एक नाटक देखा था, शक्कर के 5 दाने। जी, जी। मानव कौल साहब ने निर्देशित और लिखा था, उसको निर्देशित किया था, लिखा था। वो उन्होंने देखा था, उनको बहुत पसंद आया था, और वो मेरे पीठ पीछे उसकी बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं, प्रशंसक मिले। प्रशंसक थी, और वो सब जगह उसका हल्ला मचा रखा था। उन्होंने कि नाटक देखो, ये अभिनेता है। फिर हम लोगों को मानव के ही प्ले में काम करना, हमारी मुलाकात, हमारे एक मित्र हैं संजय दधी जी, अभिनेता हैं, उनके माध्यम से उन्होंने मुझे कहा कि एक एक्ट्रेस है, बहुत ही कमाल का परफॉर्म करती है, आप देखिए जा करके। तो मैक साहब का, मकरंद साहब का नाटक था वो, करोड़ों में, तो वो मैं देखने गया, और मुझे वो बहुत, तब तक मुझे उनके शक्कर की कहानी नहीं पता थी। मैं वो नाटक देखने गया, और बहुत ही कमाल का अभिनय किया था उन्होंने। मैं उनको बधाई देने गया, वहाँ से बात शुरू हुई। फिर उन्होंने एक नाटक है इल्हाम, जिसमें हम दोनों ने साथ अभिनय किया। तो कहानी आगे बढ़ गई, और फिर हम लोग शादी के बंधन में। शादी के बंधन में। जी। तो शादी के बंधन में बंधने से पहले या पीछे थोड़ी सी अलग तरह के आपको संघर्ष करने पड़े होंगे या नहीं करने पड़े होंगे, वो बातें कुछ बताना चाहते हैं श्रोताओं को? साझा कीजिए कोई अनुभव। अब घर परिवार, रिश्तेदारों घर से हुआ। परिवार, मतलब पहले तो मेरे भाई से मुलाकात हुई, छोटे भाई से मुलाकात हुई। तो आयशा की मुलाकात छोटे भाई से हुई, और छोटा भाई बम्बई में ही था उस समय। जी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी माँ से बात की, और माँ और पिताजी दोनों को पहले डाउट आया कि भाई धर्म अलग है, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा, आप फिर इंतज़ार कीजिए कई साल और, जब अच्छा। तक सही लड़की, अभी तो सही लड़की मिली है। अब ऐसी लड़की मिलना थोड़ा सा समय लगेगा, तो फिर आप अगर इतना इंतज़ार करने को तैयार हैं, तो फिर आधे घंटे, एक घंटे बाद उनसे दोबारा चर्चा हुई, और वो लोग राज़ी थे। उनको लगा बड़ी मुश्किल से तो कर रहा है शादी, तो तो हाँ कर बताओ दो। जरा, हाँ कर दो। अब मेन मुद्दा था, चाचा मेरे थे, तो उनको कन्विंस करना मैं चाहता था, कि जॉइंट फैमिली थी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको हर्ट करूं, किसी को भी हर्ट करूं। तो मैं गांव गया, और मैंने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को नहीं बताया था, क्योंकि उनकी एक उम्र हो चुकी थी, और मैं नहीं चाहता था कि एक उम्र पे जाके मैं उनको लेकिन मैंने चाचाओं को बोला, और उनसे बात की, अपने तीनों चाचा से, और बहुत अद्भुत इंसान है वो लोग, बहुत ही कमाल के इंसान है। जी। अगर उनके अंदर, सबके अंदर ही रही होगी, जिस बिल्कुल। बैकग्राउंड से वो आए हैं, वो संदेह रहा होगा, दुविधा रही होगी, क्या कर रहा है जी, बच्चा, जी। लेकिन उन्हें मेरे मन में एक बार भी डाउट नहीं आने दिया। जी, जी। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस, और इतनी इतनी कमाल की एक्सेप्टेंस। और मैं ये महसूस कर रहा था कि मन में तो कहीं उनके लगा ही होगा, संदेह रहा ही होगा कि क्यों कर रहा है ये, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं जाहिर होने दिया। जी, जी। और उसके बाद आज की तारीख में सबसे प्रिय वही है, बहू घर की। क्या बात है। हाँ हाँ, और सबसे गप्पाजी होती है, और होता है। और चाचा मेरे दिल्ली भी आए, हमारे ससुराल आए, और कमाल कमाल के लोग हैं वो, कमाल का परिवार है। हम लोग अपने बायसेस से हम अपने परिवार को तय करते हैं। हमको लगता है हम बहुत आगे बढ़ गए, इनको शायद ये समझ नहीं होगी। नहीं, बहुत समझदार होते हैं ये लोग, बहुत
जी। हम और गांव में तो अभी भी कहीं कहीं घूंघट की प्रथा है और बहुत है। परंपराएं हैं, तो उन परंपराओं की बेड़ियों को उनको तोड़ना पड़ा या एक्सेप्ट किया आयशा जी ने? नहीं नहीं, आशा जी तो पहले तो घूंघट करके ही गई थी गाँव। हाँ हाँ। हालांकि मैंने उनसे मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर परिवार ने इतना बड़ा बंधन तोड़ा है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। तो उन्होंने वो अपनी तरफ से एफर्ट लिया था, जो कि क्योंकि गांव में किसी को नहीं पता था उस समय तक जी कि ये इंटरकास्ट मैरिज है, जी। इंटर रिलीजन जो भी है। वो बाद में धीरे धीरे पता चला, लोगों को पता चलना ही था। वो भी परफॉर्मर है, वो भी एक्ट्रेस है, हम भी हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहनों की शादियां होती हैं तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा जिससे उनमें बाधा दिक्कत, बनेगी या बाधा ना फिर बने। पर मेरा गांव भी अद्भुत है असल में, मैं आपको बताऊं, बहुत ही असल में लोग अच्छे हैं। बहुत मुझे गांव से कोई सबने स्वीकार किया है, सब आए, सब मिले। अब तो सब जानते भी हैं और सब पूरे गांव की ही बहू है।